नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने अजीत केसकंबली के षड्यंत्रों के बारे में सुना। साथ ही साथ ये भी जाना कि वो विदुरदत्त के द्वारा गौतम को मरवाना चाहता है। गौतम यानी शाक्य गौतम बुद्ध। अब षड्यंत्र किस प्रकार बैठाया गया है ये जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 29। दासों के हट्ट में। जीवक कुमार भृत्य को एक दासी की आवश्यकता थी। उसने मित्र राजपाल से कहा, मित्र हट में चल, एक दासी मोल लेंगे। सुना है यवन देश का एक दास विक्रेता नगर में आया है, उसके पास कुछ अच्छी तरुण दासियां हैं। दोनों मित्र हट्ट में पहुंचे। अंतरायण में पणजेठक के बाड़े में कुछ दास दासी एक श्रृंखला में बंधे बैठे थे। अभी दोपहर होने में देर थी। हाट के बीचों बीच बिना छत का लोहे की सिंचों से घिरा हुआ एक बाड़ा था। उसी में 15-20 दास दासियां जो बेचे जाने को थे बंद थे। सबके पैरों में एक लोहे की श्रृंखला पड़ी थी, यानी चेन। इनमें सभी आयु के दास दासी थे। कुछ दासियां यवनी थी। एक की आयु 30 वर्ष के लगभग थी, परंतु यौवन का प्रभाव अब भी उसके शरीर पर था। दूसरी युवती की आयु 20 बरस की थी। उसका रंग मोती के समान स्वच्छ और आंखें वैदुर्य के समान सतेज थी। वो दोनों हाथ छाती पर बांधे एक वृद्धा के पास नीची दृष्टि किए बैठी थी। एक बालक 12-14 वर्ष का था। कई दास काले थे। दास विक्रेता एक बूढ़ा ठिगना यवन था। वो बहुत बार श्रावस्ती आ चुका था। उसके सफेद दाढ़ी, ठिगनी गर्दन और क्रूर आंखें उसको अन्य पुरुषों से पृथक कर रही थी। उसके हाथ में चमड़े का एक सुदृढ़ चाबुक था। वो एक कृता दासी को लेकर बाड़े में आया। दासी की गोद में 3 साल का बालक था। बालक हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। जब दासों के व्यापारी ने उस स्त्री को दासों के बाड़े में बैठाकर उसके पैरों में श्रृंखला डाल दी तो वो स्त्री रोने लगी। दास विक्रेता ने कहा, रोती क्यों है? क्या चाबुक खाएगी? तुमने मुझे यहाँ किस लिए बिठाया है? ये तो प्रकट है कि बेचने के लिए। देखा नहीं, 20 निश के सोने देकर मैंने तुझे और तेरे छोकरे को खरीदा है। कहा मुझे तो मेरे मालिक ने यह कहा था कि वैशाली में तेरा आदमी है, वही ये भला मानस तुझे ले जाएगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, ऐसा न कहता तो वहीं रो धोकर एक टंटा खड़ा कर देती। तब रोकर अपना चेहरा न खराब कर, नहीं तो ग्राहक अच्छे दाम नहीं लगाएगा, समझी? स्त्री ने निराश दृष्टि से उसकी ओर ताकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे बेचोगे? नहीं तो क्या बैठा कर खिलाऊंगा? यहाँ तो इधर लाया उधर दिया। इतने में एक आदमी ने लड़के के मांसल कंधों में हाथ गड़ा कर देखा और कहा, अरे इस छोकरे को सस्ते दामों में दे तो ही मैं लूंगा। अरे सस्ते की खूब कही। छोकरा कितना तैयार है, खरे दाम चोखा माल। अरे पर है तो इतना साही, काम लायक बड़े होने तक खिलाना पिलाना होगा, ये जानते हो। मैं 10 कारसापण दे सकता हूँ। क्या 10? अभी नहीं, और 6 महीने बाद 50 में बिकेगा। जाओ। और जो मर गया तो माल से भी जाओगे। मान जाओ 15 कारसापण ले लो बस। अच्छा तो 20 पर तौड़ करिए, बहुत खरा माल है। कैसा गोरा रंग है देखो। ग्राहक कारसापण गिनने लगा तो स्त्री ने आंखों में भय और आंसू भरकर कहा, मुझे भी खरीद लीजिए बनते। व्यापारी ने हाथ का चाबुक उठाकर कहा, अरे चल ग्राहक को तंग न कर। उसने खींचकर बालक को ग्राहक के हाथ में दे दिया। बालक रोने लगा। उसकी मां मूर्छित हो गई। व्यापारी ने कहा, अरे अब इस अवसर पर अपना माल लेकर चल दीजिए, उसमें आने पर ये और टंटा खड़ा करेगी। ग्राहक सिसकते हुए बालक को लेकर चला गया। थोड़ी देर में स्त्री ने होश में आकर शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर देखा। दास विक्रेता ने पास आकर कहा, अरे चिंता न कर, जिसने खरीदा है भला आदमी है। लड़का सुख से रहेगा और तेरा भी झंझट जाता रहा। स्त्री भावहीन आंखों से देखती रही। उसके होंठ हिले पर बोल नहीं निकला। वो सिर से पैर तक कपड़े से शरीर ढांप कर पड़ी रही। एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा, एक दासी मुझे चाहिए। देखिए इतनी दासियां हैं, यवनी चाहिए या दास? दास चाहिए। तब ये देखिए। उसने एक तरुणी की ओर संकेत किया। वो चुपचाप अधोमुखी बैठी रही। व्यापारी ने कहा, 4 भाषा बोल सकती है आज, रसोई बनाना और चरण सेवा भी जानती है। अभी युवती है। ये कहकर उसने उसे खड़ा किया। युवती सकुचाती हुई उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण ने साथ के दास से कहा, देख काक,
जरा दांत वगैरह देख, सब ठीक ठाक तो है। ब्राह्मण के कृत दास ने मुंह में उंगली डालकर दांत देखे और निशंक वक्षस्थल में हाथ डालकर वक्ष टटोला। कमर और शरीर को जगह जगह से टटोल कर दबाकर देखा और फिर हंसकर कहा, काम लायक है मालिक, खूब मजबूत है। व्यापारी ने हंसकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, परंतु मनता है मूल्य 40 निष्क से कम नहीं होगा। अरे अरे, इतना बहुत है, 30 निष्क दूंगा। आप श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, मुझे उचित है कि आप ही को बेचो। उसने हंसते हंसते युवती के पैर की श्रृंखला खोल दी। ब्राह्मण ने स्वर्ण गिन दिया और दास से कहा, लेख पट ठीक ठीक खिलाकर दासी को ले आ। और वे चले गए। काक ने सब लिखा पढ़ी कराकर दासी से कहा, अरे चल चल, घबरा मत, हम ही तेरे मालिक हैं, भय न कर। दासी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती। जीवक कुमार भृत्य घूर घूर कर प्रत्येक दासी को देख रहे थे। अब अवसर पाकर व्यापारी ने उनसे कहा, बनते, आपको कैसा दास चाहिए? इस छोकरे को देखिए, कैसे हाथ पैर हैं, रंग भी काला नहीं है। उसने छोकरे के पैरों से श्रृंखला खोल कर कहा, अरे तनिक नाच तो दिखा रहे। बालक ने डरते डरते खड़े होकर भद्दी तरह नाच दिखा दिया। व्यापारी ने फिर कहा, गाना भी सुना। उसने दासों का गीत भी गा दिया। व्यापारी हंसने लगा। जीवक ने कोने में सिकुड़ी हुई बैठी युवती की ओर उंगली उठाकर कहा, उस युवती दासी का क्या मोल है भणे? व्यापारी ने हंसकर हाथ मलते हुए कहा, आप बड़े काइया हैं बनते, असल माल टटोल लिया है, बड़ी दूर से लाया हूं, दाम भी बहुत दिए, वह भी करना पड़ा है। संगीत, नृत्य और विविध कला में पारंगत है, भोजन बहुत अच्छा बना सकती है, अनेक भाषा बोल सकती है, रूप सौंदर्य देखिए। उसने दासी को अनावृत्त करने को हाथ बढ़ाया, परंतु जीवक ने कहा, रहने दे मित्र, दाम क्या? 60 निष्क से एक भी कम नहीं। ठीक है, ये ले। जीवक ने स्वर्ण भरी थैली उसकी ओर फेंक दी। व्यापारी ने प्रसन्न हो और दासी के निकट जाकर उसकी श्रृंखला खोलते हुए कहा, अरे भाग्य को सराह, ऐसा मालिक मिला। दासी ने कृतज्ञ नेत्रों से जीवक को देखा और उसके निकट आ खड़ी हुई। जीवक ने उसे अपने पीछे पीछे आने का संकेत किया तथा मित्र से बातें करता हुआ अपने आवास की ओर आया। इसी समय और भी बहुत से दास और दासियां बिकने के लिए हट में आए। पणजेठक ने सबके मालिकों के नाम पट्ट देखे, शुल्क लिया और एक एक करके श्रृंखला उनके पैरों में डाल दी। इन दास दासियों में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, अधेड़ भी थे, लड़कियां भी थी। 70 साल की बूढ़ियों से लेकर 4 वर्ष तक की लड़की थी। एक 10 वर्ष की लड़की कराह रही थी। कल इसकी माँ बिक चुकी थी और ये मामा चिल्ला रही थी। ये 70 साल की बुढ़िया वात रोग से गठरी सी बनी लगातार रो रही थी। उसके 5-6 लड़के लड़कियां लोग खरीद ले गए थे। वो 3-4 दिन से हट्ट में बिकने को आ रही थी, पर कोई उसका खरीदार ही नहीं खड़ा हो रहा था। 2 औरतें एक दूसरे से चिपटी बैठी थी। एक की 45 वर्ष की आयु होगी और दूसरी की 15 वर्ष की। दोनों माँ बेटियां थीं। उनके कपड़े लत्ते साफ सुथरे और अंग कोमल थे। इससे प्रतीत होता था कि उन्होंने परिश्रम नहीं किया था। ये एक क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ से आई थी। दोनों पढ़ी लिखी थी। एक सामंत ने उन्हें ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा में दिया था। ब्राह्मण ने उनके स्वर्णाभरण उतारकर उन्हें बेचने को हट्ट में भेज दिया। दासों को देखने और उनका क्रय विक्रय कराने वालों की हट्ट में बड़ी बड़ी भीड़ हो रही थी। उसी भीड़ में एक और सोम चुपचाप खड़े तीव्र दृष्टि से एक एक करके दासों को देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर श्री नहीं रह गई थी। इतने ही में किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। सोम ने पीछे फिरकर देखा तो कुंडनी थी। कुंडनी ने संकेत से उन्हें एक और ले जाकर कहा, बड़ी बात हुई जो तुम्हें देख पाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, परंतु राजनंदिनी की खटपट में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर न सकी। तुम क्या सीधे श्रावस्ती से अभी चले आ रहे हो क्या? हाँ, मुझे अशक्ता अवस्था में राह में अटकना पड़ा, परंतु मैं मार्ग भर में तुम्हें खोजता आया हूँ। मुझे या चंपा की राजनंदिनी को? कुंडनी सोम पर एक कटाक्ष करके हंस दी। सोम भी हंस पड़ा। उसने कहा, लेकिन राजकुमारी हैं कहाँ? वो तो इसी 10 यवन दास विक्रेता के फंदे में फंस गई थी। तुम रक्षा नहीं कर सकी कुंडनी? सोम ने सूखे कंठ से कहा, नहीं, मैंने उस समय उन्हें छोड़कर पलायन करना ही ठीक समझा। अरे तो ये दुष्ट क्या उन्हें दासी की भांति बेचेगा? सोम ने क्रोध से नथुने फुलाकर खड़क पर हाथ रखा और एक पग आगे बढ़ाया। कुंडनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहा, बेवकूफी मत करो, ये तो उन्हें बेच भी चुका। बेच चुका? कहाँ बेच चुका? अंतःपुर में।
अंतःपुर का कंचुकी मेरे सामने स्वर्ण देकर उन्हें महालय में ले गया, और तुम ये सब देखते रहे कुंडनी। सोम की वाणी कठोर हुई। दूसरा उपाय ही न था, परंतु अंतःपुर की सब बातें मुझे विदित हैं। कौन बात है? गांधार कन्या कलिंग सेना का महाराज प्रसेनजित से विवाह होगा। उस अवसर पर पट्टराज महिषी मल्लिका नियमानुसार उन्हें एक दासी भेंट करेगी। इस काम के लिए बहुत दासियां इकट्ठी की गई थी। उसमें कंचुकी मांडायन ने चंपा की राजकुमारी को ही चुना। वो उन्हें मुंह मांगे मूल्य पर क्रय कर ले गया, और राजमहिषी मल्लिका ने उन्हीं को विवाह के उपलक्ष्य में महाराज को भेंट करने का निर्णय किया है। परंतु यह अत्यंत भयानक है कुंडनी, ये कदापि न होने पाएगा। तुम इस संबंध में कुछ न करोगी? अरे क्यों नहीं, हमें राजनंदिनी को बचाना होगा। परंतु क्या तुम साहस करोगे? यदि प्रसेनजित को अपने सेनापति बंधुल पर अभिमान है तो कुंडनी मैं अकेला ही कौशल का गर्भ भंग करूंगा, मगध पराजय का पूरा बदला लूंगा। तुम अकेले कर सकोगे? अकेला कहाँ, ये खड़क भी तो है। खड़क पर यदि तुम्हें विश्वास है तो दूसरी बात है, परंतु तुम यहां मुझसे कुछ आशा मत रखना। तो तुम राजनंदिनी पर इतनी निर्दय हो, तब इन्हें इस विपत्ति में डालने को क्यों लाई थी? मैंने उनका विपत्ति से उद्धार किया था, तो अब भी उद्धार करो। कर सकती हूं, परंतु तुम्हारी योजना पर नहीं, अपनी योजना पर। वो क्या है? कहती हूं, पर पहले ये कहो कि तुम साहस कर सकते हो। मेरा यह खड़क तुम देखते नहीं क्या? फिर खड़क? अरे भाई, खड़क का यहां काम नहीं है, तब कौशल का है। क्या असुरपुरी का वही मृत्यु चुम्बन? नहीं सोम, ये असुरपुरी नहीं, कौशल महाराज की राजधानी श्रावस्ती है। जानते हो, यदि यहां पता लग जाए कि हम मागध हैं तो चर होने के संदेह में हमें शूली चढ़ना होगा। तो फिर कहो ना, तुम्हारी योजना क्या है? हम मागध हैं, पराजित मागध। मैं स्वीकार करता हूं, व्यर्थ है। ये कहो कि साहस कर सकोगे? अच्छा करूंगा, कहो क्या करना है? कुंडनी हंसती। हाँ ठीक है, इसी भांति मेरे अनुगत रहो। सोम को भी हंसना पड़ा। उसने कहा, तो अनुग्रहित भी तो करो। वही तो कर रही है। अच्छा, क्या करना क्या होगा कहो? तुम्हें मेरे साथ अंतःपुर में प्रवेश करना होगा। परंतु कैसे? स्त्री वेश में। अरे ये कैसे होगा? चुपचाप मेरी योजना पर विश्वास करो, बस तो मैं जुटा दूंगी। तुम बस कहो कि कर सकोगे। सोम ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए भी सही कुंडनी। मेरे लिए नहीं भाई, राजनंदिनी के लिए। ऐसा ही सही। अच्छा, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ आर्य अमात्य है। अमात्य क्या यहाँ है? और सम्राट? वे तो राजगृह पहुंच गए हैं, तो उनके पास अभी चलना होगा? अभी नहीं, अब तो स्नान, भोजन और विश्राम करना होगा, फिर रात्रि होने पर। अच्छा चलो फिर। दोनों जने टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करते हुए चले गए। युग्म युग पुरुष। नगर के बाहर एक यक्ष निकेतन था। निकेतन बहुत पुराना था। उसमें विराट का यक्ष की प्रतिमा थी। निकेतन का अधिकांश पृथ्वी गर्भ में था और उसमें प्रवेश एक गुफा द्वार से होता था। यक्ष प्रतिमा काले पत्थर की थी, जो उस अंधकारपूर्ण निकेतन में प्रभावशाली प्रतीत होती थी। नगर के इस प्रांत भाग में लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभी लोग यज्ञ पूजन के लिए आते और दीप जलाकर गुहा गर्भ में प्रवेश करते थे। साधारणतया ये प्रसिद्ध था कि यक्ष के प्रकोप से मनुष्य का मस्तक कट गिरता है। इसी से इस यक्ष निकेतन के प्रति लोगों में बड़ी भीति थी। रात्रि को इधर भूल कर भी कोई नहीं आता था। कुंडनी सोम को टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर यक्ष निकेतन में ले आई। उसने दृढ़ता से सोम का हाथ पकड़कर उस अंधकारपूर्ण भयावनी गुहा में प्रवेश किया। सोम टटोल टटोल कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। गुहा के बिल्कुल अंत में यक्ष प्रतिमा की पीठ पर ढांसना लगाए दीपक के क्षीण प्रकाश में आर्यवर्षकार गंभीर मुद्रा में बैठे ताड़पत्र पर कुछ लेख लिखने में व्यस्त थे। कुंडनी और सोम ने निकट जाकर अभिवादन किया। आर्यवर्षकार ने सिर उठाकर देखा, फिर संकेत से बैठने को कहे अपना लेख पूरा किया। लेख पूरा करके उस पर उन्होंने गीली मिट्टी की अपनी मुद्रिका से मुहर लगा दी। फिर सोम प्रभ की ओर देखकर कहा, आयुष्मान सोम, हम लोगों के आने के प्रथम ही सम्राट की सेना पराजित हो गई। सुन चुका हूं आर्य। सोम ने धीरे से कहा, अभी भगवत पाद बादरायण का संदेश मुझे मिला है। सम्राट अब राजगृह पहुंच गए होंगे। मेरा उधर तुरंत पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि राजगृह पर चंड महासेन ने अभियान किया है और मथुरा का अवंती वर्मन भी उससे मिलने आ रहा है। किंतु मैं निमित्त से रुका हूं। समय क्या है? एक दंड रात्रि व्यतीत हुई है। तो आयुष्मान सोम, ये पत्र तुम यत्न से रखो और सेनापति उदय को ढूंढ ढांड कर उन्हें दे दो। वो बिखरे हुए मागध सैन्य का संगठन कर रहे हैं, तो उन्हें सहायता दो। अत्यंत गोपनीय भाव से सेना संगठित करो
और अवसर पाते ही यज्ञ विध्वंस कर दो। क्या कौशलपति के प्रति आर्य कोई विशेष आदेश देंगे? नहीं, परंतु यथा समय तुम करणीय करना। और राजकुमार विदुरथ, उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए, किंतु पिता पुत्र के विवाद से तुम लाभान्वित हो सकते हो। जैसी आज्ञा है। पुत्र कुंडनी, तुझे अंतःपुर का सब महत्वपूर्ण समाचार सुविदित होना चाहिए। तुम लोग नगर में छद्मवेश में रह सकते हो। हाँ, मल्लबंधुल को नष्ट कर देना, जो आज्ञा है। और एक बात, उपाली कुंभकार हमारा मित्र है, ये भूलना नहीं। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तो जाओ, अब तुम्हारा कल्याण हो। दोनों ने अभिवादन कर प्रस्थान किया। वर्षकार फिर कुछ लिखने लगे। इतने ही में पद शब्द सुनकर उन्होंने खड़ग उठाया और खड़े हुए। किसी ने मृदु मंद स्वर से कहा, वहां कौन है? यदि वैश्य युगंधरायण है तो वर्षकार स्वागत करता है। स्वस्ति मित्र, स्वस्ति। दोनों ने अपने अपने स्थान से आगे बढ़कर परस्पर आलिंगन किया। उस अंधकारपूर्ण गुफा में विश्व के दो अप्रतिम राजनीतिज्ञ एकत्र थे। युगंधरायण ने कहा, मगध सम्राट की पराजय का दायित्व मुझ पर ही है मित्र। मैं जानता हूं, परंतु मैं आपको दोष नहीं दे सकता। सुनकर सुखी हुआ मित्र। कुशाम्बीपति ने केवल कलिंग सेना के कारण अभियान किया था, किंतु सुशी कलिंग सेना ने प्रियदर्शी महाराज उदयन को छोड़कर विगलित यवन पुसेन को कैसे स्वीकार किया? मेरे ही कौशल से मित्र। तो क्या वो नहीं जानती कि पुसेनजित बूढ़े हैं? क्यों नहीं? तो फिर महाराज उदयन ने उसका त्याग किया? नहीं, मैंने ही ये विवाह नहीं होने दिया। परंतु क्यों मित्र? कौशाम्बी की कल्याण कामना से। तो क्या वैश्य युगंधरायण ये समझते हैं कि गांधार राज की मैत्री इतनी हीन है? अरे उससे तो संपूर्ण उत्तर तक कुरु महाराज उदयन का प्रभाव हो जाता। वो तो है ही मित्र। कौशाम्बीपति ने जब से देवासुर संग्राम में क्रियात्मक भाग लिया है, तब से देवराजेंद्र उन्हें परम मित्र मानता है। सुनकर सुखी हुआ। किंतु कलिंग सेना के विवाह में क्या राजनीतिक बाधा थी? वो मैं अवंती नरेश महाराज चंड महासेन को क्रुद्ध नहीं करना चाहता था। आप तो जानते ही हैं कि कन्याहरण के बाद वे बड़ी कठिनाई से प्रसन्न हुए थे। और फिर मालव मित्र था कि कौशाम्बी राज्य को बड़ी आवश्यकता है मित्र। किंतु कदाचित कौशाम्बी के महामात्य युगंधरायण मगध सम्राट की प्रसन्नता की उतनी चिंता नहीं करते। क्यों नहीं मित्र? मगध के महामहिम अमात्य वर्षकार भली भांति जानते हैं कि मगध मित्रता की प्राप्ति के लिए ही मैंने युक्तिपूर्वक देवी वासव दत्ता को छल से मृतक घोषित करके मगध नंदिनी पद्मावती का विवाह कौशाम्बीपति से कराया था। मगध सम्राट की प्रसन्नता की कौशाम्बीपति को उतनी ही आवश्यकता है मित्र, जितने कि मगध सम्राट को कौशाम्बीपति की मित्रता की। सुनकर आश्वस्त हुआ मित्र। आपको तो विदित ही होगा, इसी से असंतुष्ट होकर अवंती नरेश ने मगध पर अभियान किया है। कलिंग सेना से उदयन महाराज का विवाह मगध सम्राट को भी अभिष्ट नहीं था। युगंधरायण ने हंसकर कहा, सम्राट को कौशाम्बीपति की गांधार राज्य की मैत्री से पश्चिमोत्तर दिशा में भय ही भय है। तो मित्र, सम्राट की इस महत्वाकांक्षा में कौशाम्बी राज्य बाधक नहीं है। सच पूछिए तो कौशाम्बीपति को विश्वास था कि मगध अभियान कौशल राज्य के जीर्ण शीर्ण ढांचे को अकेले ही ढा देगा। सुमित्र युगांधरायण, मगध अभियान अभी समाप्त नहीं है, अभी वर्षकार जीवित है। वैश्य वर्षकार का प्रबल प्रताप मुझे विदित है मित्र। मुझे सुख है कि मुझे और कौशाम्बीपति को उसके और मगध सम्राट की मित्रता प्राप्त है। मगध सम्राट सदैव कौशाम्बीपति को मित्र समझते हैं। महाराज ये सुनकर सुखी होंगे। तो मित्र, स्वस्थ मित्र, स्वस्थ। आर्य युगंधरायण चले गए और उसके कुछ ही देर बाद आर्य वर्षकार गुहा द्वार से निकले। बाहर आकर उन्होंने कुछ संकेत किया। एक चर ने आकर उनके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। आर्य वर्षकार ने नेत्रों से संकेत प्रकट कर कहा, अब तुम अपने कार्य में लगो सौम्य। मेरा अश्व तैयार है क्या? जी हाँ आर्य, ठीक है। वे उत्तरीय से शरीर को अच्छी तरह लपेट एक ओर को चल दिए। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।